हेलो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। और बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, यूज क्या है और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, सो यू मस्ट have to watch this lecture up to the end of this video। तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा तभी समझ आएगा। ठीक है, तो माई सेल्फ राकेश यादव, पहचान तो लिया ही होगा, isn't it? वेरी ओके। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पहले मैं आपको बताऊं, एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे ना हम लास्ट लेक्चर में। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बेटा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। बोलो, वो एनोड और कैथोड दोनों बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। हम सभी जानते हैं कि जो रेड्यूस होता है वो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कराता है और जो ऑक्सीडाइज होता है वो किसी ना किसी को रेड्यूस कराता है। सबको ये बात पता है? वेरी गुड। तो एनोड पे हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि SHE जो है उसमें जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लैटिनम। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां के लिए आप हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, क्या लिखिए? हाफ सेल रिएक्शन यहां के लिए। फिर मैं कहूं यहां के लिए भी आप हाफ सेल रिएक्शन लिखिए, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों प्लैटिनम की रॉड है और हाइड्रोजन, वाटर से हाइड्रोजन मिल रहा है हमको। तो जो प्लैटिनम की रॉड है, आई मीन इलेक्ट्रोड जो है, विच इज गोइंग टू बी इनर्ट इलेक्ट्रोड, याद रहे ये इनर्ट है। प्लैटिनम की रॉड, फेज डिफरेंस, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज हुए, मतलब H2 से क्या बनेगा? H+ बनेगा। H2 से H+ बनेगा, तो हमने ये लिख दिया 2H+। H2 से क्या बन रहा है? H+। तो ये हो गया हाफ सेल की कंडीशन। प्लैटिनम एनोड वाले केस में याद रहे कि जो इलेक्ट्रोड होता है उसको पहले लिखते हैं। कैथोड वाले केस में क्या होगा? रिडक्शन होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। अच्छा, इसके लिए रिएक्शन लिखो तो क्या होगी रिएक्शन? H2। अब बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, तो H2 में से इलेक्ट्रॉन गए तो H+ प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब H2 है तो ये 2H+ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ये हो गई हाफ सेल रिएक्शन, इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। ये हाफ सेल रिएक्शन किसके लिए है? ये ऑक्सीडेशन के लिए। आ रही बात समझ में? अब यहां आ जाओ। अब यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। कैसे होगा? H+ जो है, H+ से क्या मिलने वाला है? H2 गैस मिलेगी और उसके बाद फिर आप दिखाओगे कि प्लैटिनम का हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोड है। यहां लिख लो 2H+, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दैट इज 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फाइनली यू विल हैव H2। तो ये हो जाएगा रिडक्शन पे हाफ सेल। क्या हो जाएगा? रिडक्शन पे हाफ सेल नोटेशन।
ये नोटेशन है तुम्हारा। सेल नोटेशन तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है ना, सेल कैसे नोटेट करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये फेज डिफरेंस है बेटा, प्लैटिनम से H2 ये फेज डिफरेंस, फिर H2 से H+ ये फेज डिफरेंस, ठीक है। H2 जो होगा वो किसी और फेज में होगा, ये जो होगा वो किसी और फेज में होगा, ये जनरली एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में होगा, है ना। तो ये जो लाइन खींच रखी है ना, ये फेज डिफरेंस है। तो ये बात समझ में आई क्या कि एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा रिडक्शन। हाफ सेल रिएक्शन ऐसे लिखेंगे हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए। सबको क्लियर है बात? क्लियर है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर रफ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे पहुंचते हैं फटाफट। हो गया? रफ करूं? चलो ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली है क्या? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब है कि हम अलग अलग हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। अलग अलग हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? हम एसआरपी को निकालते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ SHP। एसआरपी निकालते हैं हम, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। याद रहे, हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। और रिडक्शन पोटेंशियल आपको याद है क्या? ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। Oxidation potential is directly proportional to reducing power. Oxidation potential is directly proportional to reducing power and reduction potential is directly proportional to oxidizing power. ऐसा मैंने आपको बता रखा है, जगह कम है इसलिए रफ कर दे रहा हूं, हालांकि इसका कोई यूज अभी यहां पर नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि हम निकालेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बाय कंपेयरिंग इट विथ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और हम सबको पता है कि इसके हाफ सेल की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। जैसा मैंने बता रखा है, ई स्टैंडर्ड सेल फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा अब जो बच जाएगा ना, वो क्या होगा? वो दूसरे वाले सेल का पोटेंशियल होगा। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा था कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ऐसा बताया था ना कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है, ऐसा बता रखा था, ठीक है। तो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कई सारे हाफ सेल का कैलकुलेट किया। क्या किया हमने? कई सारे हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया और उसको हमने कैसे लिख दिया, कैसे रख दिया, बुक में देख लेना आप, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिस हाफ सेल का होगा वो सबसे ऊपर होगा, और सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल जिसका होगा वो सबसे नीचे होगा। बॉटम पे वो होगा जिसका सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल, टॉप पे वो होगा जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो वो है फ्लोरीन का, F2 का। F2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और ये बनाता है 2F नेगेटिव, ठीक है। और इसका SRP जो है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की इसकी जो वैल्यू है दैट इज नियर अबाउट प्लस 2.67, इतनी। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू किसकी है? फ्लोरीन की है। ऐसा क्यों है? फ्लोरीन की क्यों है? देखो, फ्लोरीन की इस वजह से है क्योंकि फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और इसकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की ही है। फ्लोरीन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की टेंडेंसी ही है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, है कि नहीं? फ्लोरीन नॉन मेटल है और फ्लोरीन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की है, और आप उसको इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं। यार मतलब तुम्हारी टेंडेंसी क्रिकेट खेलने की है और तुम्हारे घर वाले रेडी हैं कि जाओ बेटा क्रिकेट खेलो, खूब खेलो, समझ रहे हो? तुम्हारी टेंडेंसी भी वही है और घर वाले भी रेडी हैं,
मतलब तुम्हारा जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। रिडक्शन पोटेंशियल अर्थात तुम्हारा जो मोराल डाउन होगा ना वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब जो मोराल डाउन होने वाला भी था ना तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा डाउन, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो उसी फील्ड में तुम्हारे घर वाले तुमको भेज रहे हैं। सिंपल। अब यही बात अगर मैं किसी मेटल के लिए बोलूं, सपोज अगर मैं बोल दूं कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, अब बेटा एल्यूमिनियम को आप जबरदस्ती 3 इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं और इससे बनवा रहे हैं क्या, एल्यूमिनियम को आप जबरदस्ती 3 इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हो और इस पे बनवा रहे हो Al3 नेगेटिव। जबरदस्ती आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिलवाए और इसको बनाया आपने Al3 नेगेटिव। तो अगर आप इसको जबरदस्ती, देखो रिडक्शन, तो रिडक्शन की वैल्यू हमको पता करनी है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू तो पता करनी नहीं। और रिडक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, या फिर आप ऐसे बोलो कि आपके पास Al3+ था और इसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और बनाया Al, एल्यूमिनियम बनाया। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, Al3+ था हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एल्यूमिनियम बनाया। तो मेरी बात सुनना, जो रिडक्शन है वो तो तभी आता है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम की टेंडेंसी क्या है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, इट्स टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ना। भाई ये मेटल है, ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ना आ रहे हैं और आप इसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दिलवा रहे हो। मतलब ये कि तुम क्रिकेट खेलना चाहते हो और तुम्हारे घर वाले जो है तुमको फुटबॉल खिला रहे हैं। मतलब तुम इस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तुम्हारे घर वाले इस डायरेक्शन, गॉट इट। तो तुम्हारा जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। मतलब एल्यूमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल जबरदस्ती उसको दिलवा रहे हो यार, इसकी टेंडेंसी नहीं है फिर भी करवा रहे हैं वो काम, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो कैसा रहता है, नेगेटिव आ जाता है। मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल नियर अबाउट, बुक में देख लेना तुमको मिल जाएगा -1 पॉइंट समथिंग रहता है, 2-3 समथिंग इतना वोल्ट रहता है, नियर अबाउट, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं याद है लेकिन इतना रहता है, इसका ये एग्जैक्ट है। तो कहने का ये मतलब है कि ये नेगेटिव क्यों आया, ये नेगेटिव इस वजह से आया क्योंकि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, आप इससे इलेक्ट्रॉन गेन करवा रहे हो, उल्टा काम करवा रहे हो। तो उल्टा काम करवाने का मतलब कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें बहुत सारे हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जिनका पॉजिटिव आता है उनको टॉप पे रखते हैं, जिनका नेगेटिव आता है उनको बॉटम रखते हैं, ठीक है। मतलब धीरे 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 डिक्रीजिंग होता है। ओके, बीच में हाइड्रोजन आता है जिसका 0 होता है, गॉट इट। फिर उसके बाद तुम्हारा कॉपर है, तो कॉपर का कितना होता है, 0.34 होता है। कुछ की वैल्यूज हैं जो याद रखोगे तो सही रहेगा। जैसे कॉपर का है, कॉपर के हाफ सेल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, +0.34 वोल्ट। जैसे जिंक है तो जिंक का होता है, मतलब यही मेनली इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए बता रहा हूँ, -0.76 वोल्ट होता है। फिर जैसे तुम्हारा Ag का है, सिल्वर है, ये कितना होता है, +0.8 होता है। तो ये सब है, ये सबको याद कर लेना, आपके लिए बेहतर होगा। नीचे बॉटम में आते जाओगे तो तुमको एल्यूमिनियम मिलेगा, उसके बाद से सोडियम मिलेगा, तुमको Na+ को जबरदस्ती 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो और Na बना दो। Na कभी चाहेगा यार, तुम सोचो ना यार, मतलब खुद से सोच सकते हो ना। सोडियम हमेशा क्या चाहता है, सोडियम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, आप इसको क्या करा रहे हो, गेन करा रहे हो। मतलब ये Na+ जो इसका स्टेट है ना, ये स्टेबल स्टेट है, फिर भी आप उसको जबरदस्ती अनस्टेबल स्टेट में लेकर आ रहे हो, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है। तो Na का भी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव ही है, Na पॉजिटिव का, ठीक है। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव है, जनरली की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना उनकी बात हो रही है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स एल्यूमिनियम है, सोडियम है, लिथियम है, इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका पॉजिटिव होता है, जैसे कॉपर हो गया, जैसे सिल्वर हो गया। अब सिल्वर के बारे में आप कहानी जानते हो कि नोबल मेटल में आता है ये, है ना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहता, नोबल मेटल है ना, इसलिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। कॉपर भी उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। जिंक होता है थोड़ा बहुत रिएक्टिव, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल थोड़ा नेगेटिव होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या क्लियर है, समझ आया है इतनी बात, ठीक है। रफ करें, ओके ओके, सो लेट अस रफ इट, रफ कर देता हूं यहां से। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है।
अच्छा, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे पास मान लो एक तो वेसल है। क्या है? वेसल, बर्तन। इसमें क्या क्या है? मान लो इसमें Cu2 प्लस है, मान लो इसमें Ag प्लस है, मान लो इसमें Ni2 प्लस है, और मान लो इसमें कौन है? Zn2 प्लस है। ये चार है, चार, ये चार है, ठीक है। अब इसमें कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस सॉल्यूशन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और ये सब मौजूद है। तो सवाल ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? हु विल टेक इलेक्ट्रॉन? सबसे पहले इन चारों में से इन 4 इलेक्ट्रॉन को कौन ले सकता है? तो बेटा याद रहे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा। अब बेटा जो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज या रेड्यूस? जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो हमेशा होता है रेड्यूस, वो रेड्यूस होता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो रेड्यूस होता है। और अगर कोई चीज रेड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज करा रही होगी। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं 1000 रुपए कमा रहा हूं, 1000 रुपए मैंने किसी से कमाया, तो डेफिनेटली वो 1000 रुपए किसी ना किसी के जेब से गए होंगे। उसने लूज किया होगा तभी तो मैंने गेन किया होगा। मतलब जो रिड्यूस होता है वो डेफिनेटली किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कराता है। मतलब यहां पर जो भी सबसे पहले रिड्यूस होगा वो किसी ना किसी को ऑक्सीडाइज कराएगा। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? जो रिड्यूस हो रहा है वो किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? यहां पर देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, यहां सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? Ag पॉजिटिव का है। कितना है? 0.8। तो सबसे ज्यादा इसका है। तो ये जो है सबसे पहले रिड्यूस होगा, मतलब ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेगा तो बाकी सबको ये क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज कराएगा। मतलब Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज, Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज किसको किसको? Ag प्लस कैन ऑक्सीडाइज Cu2 प्लस, Ni2 प्लस एंड Zn2 प्लस। फिर उसी तरह कहानी आगे बढ़ेगी। कैसे आगे बढ़ेगी कहानी? फिर उसके बाद से Ag प्लस ने ऑक्सीडाइज करा लिया क्योंकि Ag प्लस सबसे पहले रिड्यूस हुआ है। उसके बाद देखेंगे हम कि दूसरा कौन है ऐसा जिसका हाफ सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है या ज्यादा है। तो इसके बाद बेटा आता है तुम्हारा कॉपर 0.34। तो कॉपर जो है अब किसको किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? कॉपर निकल और जिंक को ऑक्सीडाइज कराएगा। फिर कौन आता है? निकल। निकल किसको ऑक्सीडाइज कराएगा? जिंक को कराएगा। फिर उसके बाद जिंक आता है। जिंक किसको ऑक्सीडाइज करा पाएगा? किसी को नहीं। जिंक किसी को नहीं ऑक्सीडाइज करा सकता। बात समझ में आ गई है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। इसको अपने नोट्स में डाल लो कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज होता है। जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो रिड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? मुझे लगता है कि आ रही होगी। आज मैं धीरे धीरे बोल भी रहा हूं और मुझे लगता है मैं अपने सेंटेंस को ज्यादा रिपीट भी नहीं कर रहा हूं आज। सरफ करूं इसको? ये बात समझ में आ गई? ठीक। सो लेट अस रफ इट। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज पढ़ें। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या क्या करती है भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस पे आप क्या क्या जान सकते हो, आप क्या क्या बता सकते हो? तो पहली चीज ये है कि those SRP are at higher, those SRP are at higher will act as cathode। बात सुनना मेरी, जिसकी SRP ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा।
दोस्त के लिए लिखते हैं whose SRP, whose SRP are at higher will act as cathode and whose SRP are at lower will act as एनोड। बात समझ में आ रही बेटा? जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब वो पॉजिटिव है ना, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा, मतलब वहां पर रिडक्शन ज्यादा। तो रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर होता है। क्लियर है बात? रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर। और जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम, तो कम तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी कम, इलेक्ट्रॉन को लेने की अगर टेंडेंसी कम है तो जाहिर सी बात है देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो हम जानते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है। तो जहां पर मतलब अब देखो, अगर कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में तुमको कहा है कि ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू 0.8 और फिर एक और दिया हुआ है कि ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल्स टू 0.34 समथिंग लाइक दैट, ऐसे करके दिया है। अब तुम कंफ्यूज हो गए कि किसको कैथोड पर ले और किसको एनोड पर ले। तो बिना सोचे समझे ई सेल जब आप निकालोगे तो आप क्या करना, आप कहना कि ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हो। और अब आप अपनी मर्जी से कैथोड एनोड बना सकते हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा वो है कैथोड, जिसकी कम वो है एनोड। तो यहां से होगा 0.8 माइनस 0.34 एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर। आई बात समझ में क्या? कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होगी वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके। दूसरी चीज ये और क्या बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सेकंड पॉइंट ये है कि इट प्रेडिक्ट्स अबाउट फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। ये बताएगा कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताता है ये, वेदर द रिएक्शन विल अकर और नॉट। कैसे बताएगा बेटा ये? सुनना बात को। मेटल दोज हैव लोअर एसआरपी, वो मेटल जिनकी एसआरपी कम है कैन डिस्प्लेस metal those have higher SRP। समझे क्या बोला मैंने? इन अ साल्ट सॉल्यूशन, किसी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर ऐसा मेटल जिसकी एसआरपी कम है वो हाइयर एसआरपी वाले मेटल को साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कैसे डिस्प्लेस कर देगा भाई? क्योंकि हम जानते हैं कि जिसकी एसआरपी कम है उसमें ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो फिर कैटायन बनाएगा, और कैटायन बनाएगा तो सामने वाले से जाकर के ऐड हो जाएगा। तो सामने वाले से जाकर के ऐड होगा तो इसका मतलब उसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। समझ रहे हो या नहीं समझे? बोलो। देख, जैसे मैंने कहा, मान लो कि मेरे पास जिंक है प्लस H2O है, जिंक प्लस वाटर। तो ये हाइड्रोजन तो भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन का भी नाम है ना, हाइड्रोजन भी है, 0 है इसका ई सेल की वैल्यू। हाइड्रोजन की ई सेल की वैल्यू क्या है? 0। तो मैंने कहा कि जिंक का रिएक्शन मैंने कराया वाटर के साथ और मुझे मिला जिंक ऑक्साइड प्लस H2 गैस, ये मिल गया। तो कहने का ये मतलब है कि जिंक जो है इसका एसआरपी कैसा है? लोअर है। कंपेयर कराओ, इसका कितना होता है? 0.76 माइनस, और इसका कितना होता है? 0.00 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये इसको डिस्प्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो ये Zn2+ बनाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है तुम्हारा, ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जब ये जिंक के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस कंडीशन में ये H2 गैस बना लेगा। गॉट इट? और इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसने H2 गैस बना ली और Zn जो था वो उसकी जगह पर आ गया। मतलब जिसके एसआरपी की वैल्यू कम होगी ना, वो हायर एसआरपी वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। कंडीशन ये है। तब करूं इसको? ओके। इसके बाद नेवर प्लेस
never place a salt solution in a metal container whose SRP is low। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें। Never place a salt solution in a metal container whose SRP is low। कभी भी साल्ट सॉल्यूशन को ऐसे मेटल कंटेनर में मत रखो जिसकी एसआरपी कम हो। आप समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझाते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, और ये जो कंटेनर है तुम्हारा ये कॉपर का बना हुआ है लेट से, और यहां पर एक साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें क्या है Ag+ है। सपोज करो कि ये Ag+ है और ये कॉपर है। अच्छा, तो बेटा Ag+ का एसआरपी की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 0.8 वोल्ट। कॉपर की कितनी बताई? 0.34 वोल्ट। दोनों पॉजिटिव हैं। देखो मैंने कहा था ना कि जिसके एसआरपी की वैल्यू कम है उस मेटल कंटेनर में हाइयर एसआरपी वाले साल्ट सॉल्यूशन को मत रखो। अब सुनना कि क्यों हमने ऐसा कर दिया। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पर ई सेल की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो? ई सेल की। तो बेटा अगर तुम ई सेल निकालोगे तो क्या लिखोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखोगे कि नहीं? ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखोगे। कैथोड पर बड़ी वाली वैल्यू जाएगी 0.8 वोल्ट, एनोड पर छोटी वाली वैल्यू जाएगी 0.34 वोल्ट। कितना बचेगा यहाँ पर? मुझे लगता है 0.46 वोल्ट बचेगा। कैसा है ये? पॉजिटिव। मतलब ई सेल की वैल्यू कैसी आई? पॉजिटिव आ गई। और जब भी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो समझ लेना कि प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। पहले बता चुका हूं ना मैं, स्पॉन्टेनियस है। प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। जब भी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का मतलब कि खुद पे खुद होगा, इजंट इट? मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा और ये रिड्यूस होगा। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ करके ये इस सॉल्यूशन में आएगा और क्या बनाएगा? भाई? ये इस सॉल्यूशन में आएगा और बनाएगा Cu2+। और ये जो Ag+ था ना तुम्हारा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। रिएक्शन लिख दूं क्या? ये समझ में आ जाएगा? चलो रिएक्शन लिख देते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्या बनाएगा? ये Ag। तो यहां मान लो मैंने 2 लिख दिया, ये 2 और ये 2। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? Ag बना रहा है। इस Ag+ ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बनाया Ag। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। और ये Cu जो है वो क्या करेगा? नीचे लिखूं क्या दिखाई देगा? Cu क्या करेगा? Cu में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बनाएगा ये Cu2+। मतलब ये क्या कर रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये हो रहा है रिड्यूस। अपने आप हो रहा है क्योंकि ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होगा कुछ देर बाद कि सारा कॉपर का कंटेनर जो है, सारा जो कॉपर वाला कंटेनर जो है वो कॉपर जो है जाकर के सॉल्यूशन में डिपॉजिट कर जाएगा और सिल्वर जो है वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर। तो इसका मतलब कि कोरोजन हो गया। मतलब वेसल जो हो गया हमारा, जो कंटेनर था हमारा, वो कोरोड हो गया। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो कि हमारा बर्तन जो है वो कोरोड हो जाए, रस्टिंग हो जाए उसमें। ऐसा कोई चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता। तो कभी भी ऐसा ना करें कि एक ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन में, एक ऐसे सॉल्ट सॉल्यूशन में, एक ऐसे मेटल कंटेनर में जिसकी एसआरपी कम है, उसमें हाइयर एसआरपी वाले सॉल्ट सॉल्यूशन को कभी प्लेस ना। ये हमको किसने बताया? देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं बताया, क्योंकि हमको ये वैल्यूज पता थी। फिर हमने वहां से ई सेल निकाला, देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद पे खुद होगा, मतलब रस्टिंग होगी, कोरोजन होगा, और हम नहीं चाहते कि कभी कोरोजन। इसका जस्ट अपोजिट कर लो। मैंने कहा कि ये सिल्वर का कंटेनर है और ये कॉपर का सॉल्यूशन। तो अब सुनना, सिल्वर का कंटेनर और कॉपर का सॉल्यूशन। अब सिल्वर की वैल्यू 0.8 वोल्ट है ना, कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट।
अब ऑक्सीडाइज कौन होगा और रिड्यूस कौन होगा बताओ? जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होना चाहता है? रिड्यूस होना चाहता है। मतलब सिल्वर जो है वो रिड्यूस होना चाहेगा, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लेकिन यहां पर कंडीशन ये बनेगी कि उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लेकिन उसकी टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है उसकी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, लेकिन यहां के अकॉर्डिंग उसको देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा तो वो देगा नहीं, और देगा नहीं तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसका मतलब कि आप कॉपर के सॉल्यूशन को सिल्वर में रख सकते हैं, सिल्वर के कंटेनर में कॉपर सॉल्यूशन आप रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये, याद रखना, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और प्लीज बताया करो यार कि वीडियोस कैसे लगते हैं। हमको भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चे लोग बताएं कि कैसा लग रहा है, सही है, खराब है, क्या नहीं। रफ कर दें? ओके, तो ये सब बातें हो गई। इसके बाद से बात आती है कि कोई मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसमें एक क्वेश्चन जोड़ देगा कि भाई बताओ कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा फ्रॉम एसिड, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा क्वेश्चन ऐड कर देता है लास्ट में जाकर के। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ई सेल की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, कैसे? ई कैथोड माइनस ई एनोड, अब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, ये कौन सी कहानी आ गई? तो वही सुन लो इस बात को। whether a metal will displace hydrogen from acid or not, किसी एसिड से हाइड्रोजन को कोई मेटल डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमको ये बताना है। बात सुनना आप अच्छे से। मैंने कहा, अच्छा पहले ही आंसर लिख लो कि मेटल दोज हु हैव मेटल विथ लोअर एसआरपी, वो मेटल जिनकी एसआरपी कम है, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जिनकी एसआरपी कम है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जिनकी ज्यादा है, मेटल विथ हायर एसआरपी कांट डिस्प्लेस H2 फ्रॉम एसिड्स। अब बात सुनना कि क्यों। देखो बेटा, जिसकी लोअर एसआरपी रहेगी, मतलब मान लो मैंने कहा जिंक है, तो जिंक का है 0.76 वोल्ट माइनस का, ये जिंक है। अब जिंक की टेंडेंसी क्या है? सोचो, क्या है सर, क्या है? सोचो ना, हर बार मैं ही सोचूंगा, तुम लोग क्या करोगे? अरे आप भी सोचो यार, हमेशा दूसरे ही ख्यालों में खोए रहते हो। हाँ, दूसरे ख्यालों में हमेशा मत रहो, कभी कभी पढ़ाई में भी रहा करो। जिंक की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या इलेक्ट्रॉन लूज करने की? तो डेफिनेटली जिंक चाहता है कि मैं ऑक्सीडाइज हूं, मतलब मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर। जिंक चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूं, क्योंकि उसकी एसआरपी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, और ये सब मैं पहले भी इसी वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं। तो ये चाहेगा मैं इलेक्ट्रॉन क्या करूं? लूज करूं, इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मान लो कोई एसिड है तुम्हारे पास, सिंपल मैंने कहा कि मान तुम्हारे पास जिंक प्लस HCl हमने ले लिया है ना, तो यहां से क्या बनता है? सबको पता है, ZnCl2 प्लस H2 बनता है। सबको पता है ये बात कि जिंक प्लस HCl मतलब ZnCl2 प्लस H2। तो जिंक क्या करता है? ऑक्सीडाइज होता है। कैसे ऑक्सीडाइज होता है? इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां आते हैं? हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। हाइड्रोजन यहां पर क्या है बेटा? H प्लस Cl नेगेटिव के फॉर्म में। हाइड्रोजन जिंक के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और लेने के बाद से H2 गैस बना देता है। ठीक है, और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के और Cl के साथ जाकर कंबाइन हो जाता है, ZnCl2 साल्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब जिसकी एसआरपी कम रहेगी
वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा जिसकी एसआरपी कम नहीं रहे। क्या बोला मैं? जिसकी एसआरपी कम रहेगी वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा एसिड से, और जिसकी एसआरपी हाई रहेगी वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा, वो क्या होना चाहेगा? रिड्यूस, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेना चाह रही है तो फिर वो हाइड्रोजन को एसिड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? क्या एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, क्या कह रहा हूं? सब कुछ समझ आ रहा है? देखो बेटा, वीडियो को पूरा देखा करो यार, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में, है ना? सो रफ करूं क्या? समझ में आ गया? तो बेटा ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दिस इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यहाँ पर यूज है। इसके बेसिस पे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ दैट। ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। इसके बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आसानी से बन जाएंगे साहब, बहुत आसानी से। हाइड्रोजन वाला बन जाएगा। फिर तुमसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये वाला मेटल का सॉल्यूशन है, इस मेटल कंटेनर में हम पुट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो क्या होगा? बोलो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि मत पुट करो, नहीं, कोरोजन होगी। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फिर हम कहेंगे ठीक है, रख लो भाई। स्पॉन्टेनियस कब है? जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव है। नॉन स्पॉन्टेनियस कब है? जब नेगेटिव है। ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्लियर हो रहा है? सब कुछ समझ में आ रहा है? दिक्कत तो नहीं हो रही? और दिक्कत हो भी रही होगी ना, तुम लोग बताते नहीं हो। क्या ठीक है, रफ करें? ओके, रफ कर देता हूं यहां से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म हुई यहां पर। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जो भी आपको कंसेप्ट सीखने चाहिए थे वो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली दे दिए हैं, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को अगर नहीं लगता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सर आपने ये मिस कर दिया, ये छोड़ दिया, ऐसा एक क्वेश्चन बन रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और आपने नहीं पढ़ा, प्लीज 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 बताया करें। आप बताएंगे अच्छा लगता है। लास्ट वीडियो में एक तो छोटा सा डाउट, मतलब वो गलती बोल दो, सीधी सीधी बात, एक तो गलती हो गई थी तो बच्चे ने बताया, अच्छा लगा कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक है। तो बेटा जब भी मिस्टेक हुआ करे, जहां भी हुआ करे, तो बताया करो ना। हम भी तो सीख ही रहे हैं, सभी लोग सीख रहे हैं। दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं, नोबडी इज परफेक्ट। सब लोग सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हो, ठीक है? तो अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन, क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये पढ़ने जा रहे हैं। ईएमएफ और गिब्स फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, बात को ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक वर्क डन किसको बोलते हो आप? इलेक्ट्रिक वर्क डन क्या होता है? इलेक्ट्रिक वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क डन बेटा होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल, इजंट इट? चार्ज इनटू पोटेंशियल। अच्छा, डेनियल सेल के कंडीशन मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो होता है, वर्क डन, यूजफुल वर्क डन इज इक्वल्स टू यूजफुल वर्क डन बराबर ड्रॉप इन गिब्स फ्री एनर्जी। क्या याद आ रहा है? क्या गिब्स फ्री एनर्जी में जितना ड्रॉप होता है ना, वही तो यूजफुल वर्क डन है बच्चों। हम डेनियल सेल में बल्ब जला रहे थे, कैसे जला रहे थे कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो ड्रॉप कर रही थी। मान लो 500 थी तो 400 आ रही थी, तो वो जो 100 था ना, 100 गिब्स फ्री एनर्जी 100, वो 100 जो था उसी को तो हम यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे थे, एंड दैट वाज आवर इलेक्ट्रिक वर्क डन। सो वी कैन राइट लाइक कि वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा जी, और चूंकि ड्रॉप हो रहा था तो माइनस डेल्टा जी। वर्क डन की जगह पे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी। तो यहां पर मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा जी बराबर क्या है? चार्ज को हम क्या लिखते हैं? Q इनटू पोटेंशियल जो है उसको हमने लिख दिया E। गॉट इट? तो चार्ज जो होता है तुम्हारा, चार्ज जो होता है, देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1 फराडे होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 फराडे।
1 फराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। क्या होता है? 96,500 कूलम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे एंड n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे थोड़ा पता है कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बात समझ रहे हो ना? तो हम तो n मोल के लिए बातें करेंगे। एंड n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू n फैराडे। बात समझ में आ रही है क्या? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे। तो अब तो मुझे तो पता नहीं है ना कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, है ना? तो मैं कहूंगा n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर n फैराडे। क्लियर? वेरी गुड। तो यहां पर Q की जगह पे हम लिखेंगे, देखो बेटा हमने बता दिया कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। चार्ज मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही तो है, वही तो आ रहा है। तो हम लिखेंगे यहां पर माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NF इंटू E। सो फाइनली इट बिकम्स डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF E। स्टैंडर्ड के लिए अगर हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड के लिए तो हम लिखेंगे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF। सो ये स्टैंडर्ड के लिए हो गया। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड EMF। EMF और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में ये रिलेशन है। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेल, ऑफ अ सेल। एक सेल में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सेल रिएक्शन, ऑफ अ सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन हो रही है, उसमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करा दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कराने के बाद से आप n की वैल्यू यहां पुट कर लोगे। तो अगर आपको कभी गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो, आपसे पूछ दे बताओ गिब्स फ्री एनर्जी कितनी है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि NFE आगे क्या है? नेगेटिव। n क्या है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सेल रिएक्शन। f क्या है? f जानते हो आप? f है फराडे। क्या है? फराडे। बता दिया, 1 फराडे बराबर 96,500 कूलम। ठीक है, 1 फराडे इज इक्वल्स टू, एंड ये क्या है तुम्हारा? EMF। E इज व्हाट? EMF। सो क्लियर? सबको क्लियर? सो बेटा हमारा अगला टॉपिक होगा नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। पढ़ के आएंगे आप लोग नस्ट इक्वेशन को, बहुत शानदार टॉपिक है और इस पे सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के बनते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? बढ़िया? तो अगर अच्छा लगे तो एक तो कमेंट करना, कुछ फीडबैक देना, है ना? और अगर नहीं अच्छा लगे तो भी फीडबैक दे देना। फीडबैक देने में क्या जाता है, बता दिया करो। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, अच्छे से पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। मिलते हैं अगले वीडियो में नस्ट इक्वेशन के साथ, कुछ नए तरीकों के साथ, कुछ बेहतरीन तरीकों के साथ, जिसमें हम नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली करने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।